सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, आज हमारा लेक्चर 3 होने वाला है कीपिंग क्वाइट का। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग समरी को देखने वाले हैं। समरी के साथ ही हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन को, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को। तो जिन स्टूडेंट्स के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं आता है वो उस पार्ट को चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि आप उसे पढ़िए। पढ़िए क्यों? क्योंकि मान लीजिए उसमें से कोई भी एक लाइन आ गई उस स्टैंजा में से और आपको कहा गया कि इस पे कमेंट कीजिए, या आपको बताया गया कि आपसे पूछा गया कि इस लाइन में जो कवि है वो क्या कहना चाहता है, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो किसी स्टैंजा से बिलोंग करता है अगर वो पूछा जाता है, तो अभी आप जो एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे वो आपके लिए सहायक रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, सामान्यतः हमें कभी भी याद नहीं रहता कि भाई कौन सी कविता का कवि कौन है, लेखक कौन है। तो उसको याद रखने के लिए भी अगर हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमें हर कॉन्टेक्स्ट के साथ में पता चलता रहता है कि किसने कहा है, कौन सी पोइट्री में कहा है और यहाँ पर क्या कहने का प्रयास कर रहा है। ये भी एक फ़ायदा हमें मिलता है। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस को, जो अंग्रेजी के अलंकार होते हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट बिगिन विथ समरी। तो समरी में गाइस सबसे पहले हमें क्या मिलता है? द पोएम एडवोकेट्स। एडवोकेट्स का मतलब होता है पक्ष लेना। द इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंस एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि कविता जो है वह पक्ष लेती है या वह दर्शाती है। आप चाहो तो यहाँ शोज भी कर सकते हो, एक्सप्लेन्स भी कर सकते हो, डिस्कसेस भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंस यानी महत्व, साइलेंस का यानी कि शांति का क्या महत्व है, एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसको हम कहते हैं आत्म अंतर्निरीक्षण। क्या कहते हैं इसे? आत्म अंतर्निरीक्षण किया जाता है कि अपने आप बैठ करके अपने ही मन में अपने बारे में विचार करना। इट कैन ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, ये पूरी तरीके से परिवर्तित कर सकती है न केवल किसी भी एक व्यक्ति का जीवन, बट ऑल्सो द फेस ऑफ द अर्थ, बल्कि पृथ्वी की जो अभी वास्तविक परिस्थिति चल रही है, पृथ्वी पे जितने लोग रह रहे हैं, मनुष्य रह रहे हैं, वो जिस सोच से, जिस विचारधारा से रह रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, वे सारी की सारी चीजें बदली जा सकती है। द पोइट सेज दैट इट डज नॉट नीड मच टाइम टू लुक विद इन एंड एग्जामिन वन सेल्फ। पोइट यहां पर कहता है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा कि हम किसी के अंदर देखें, झांके या एग्जामिन करें अपने आप को। इट विल टेक ओनली एज लॉन्ग एज इट विल टेक टू काउंट टू 12। इसमें केवल इतना ही समय लगेगा जितना हमें 12 तक गिनने का समय लगता है। 1 2 3 4 ऐसे 12 तक गिनोगे, उतना टाइम जो लगेगा उतने टाइम में इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन यानी सेल्फ एग्जामिनेशन, वही बात, आत्मनिरीक्षण या आत्म परीक्षण के इस समय के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? दौरान होता है। तो इसके दौरान वन शुड कीप क्वाइट, कोई भी जो व्यक्ति है उसे बिल्कुल चुप बैठना चाहिए, से नथिंग, कुछ भी ना कहे। इट विल गिव हिम अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस विथ ऑल अदर्स, जो कि हमें एक अजीब सी, एक अलग सी भावना देगी, फीलिंग देगी टुगेदरनेस की, कि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ में हैं। विथ ऑल अदर्स, दूसरे जितने भी लोग बैठे हैं उन सबके साथ में हम हैं। Although it may seem a little strange, हालांकि ये देखने में या महसूस करने में थोड़ा सा विचित्र लगता है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, इट विल इवन एक्चुअली ब्रिंग अस ऑल टुगेदर, लेकिन तथ्यात्मक रूप से या अंततः, इवन एक्चुअली का मतलब क्या होता है? अंततः या लास्ट में इसका जो नतीजा निकलेगा वही निकलेगा कि हम सब एक अजीब से साथ में हो जाएंगे, कि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ है, टुगेदरनेस वहां दिखाई देगी। दिस साइलेंस विल बी फ्री फ्रॉम द डिस्टर्बिंग साउंड ऑफ engines एंड पीपल रशिंग टू गेट देयर वर्क डन। ये जो साइलेंस होगी, ये जो शांति होगी, ये बिल्कुल पूरी तरीके से स्वतंत्र होगी उस डिस्टर्ब करने वाले साउंड से, जो हमें परेशान करने वाली जितनी भी ध्वनियां हैं, जितनी भी आवाजें हैं, जो कि किनकी है? इंजन्स की है, यंत्रवत और यंत्रों के बीच में चलता हुआ हमारा जीवन।
एंड पीपल और लोग रशिंग टू गेट देयर वर्क डन, जो भागा दौड़ी में लगे हुए हैं अपने काम को करने के लिए फॉर सम टाइम, यानी कि इन सारी भागा दौड़ी से हमें कुछ समय की, कुछ देर की राहत वहां पर मिल जाएगी. ही फील्स contented imagining the change that will be brought about in those moments. वह बहुत ही संतुष्ट महसूस करता है. कवि जो है कैसा महसूस करता है? बिल्कुल संतुष्ट महसूस करता है. इमेजिनिंग, कल्पना करते हुए, द चेंज, उस परिवर्तन को, दैट विल बी ब्रॉट, जो कि लाया जाएगा, अबाउट इन दोज मोमेंट्स, उन क्षणों में जिन क्षणों में हम शांत बैठे होंगे. द मैन हु हर्ट देयर हैंड्स वाइल कलेक्टिंग सॉल्ट विल गेट अ लिटिल चांस, लिटिल टाइम, लिटिल रेस्ट. तो वह व्यक्ति जो कि नमक इकट्ठा करता है, अपने हाथों को चोट पहुंचाता है, उसे भी थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा. इवन द पीपल हु सीक फ्रेश वॉर्स, और वो लोग जो हमेशा ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं नए नए युद्धों को, यूजिंग फेटल गैस, जो कि प्राणों के लिए घातक गैस का इस्तेमाल करते हैं, वेपन्स, हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, विट विल पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड गेट अ चांस टू वॉक अमंग देयर ब्रदर्स. वे साफ सुथरे कपड़े पहन करके अपने भाइयों के साथ टहल पाएंगे, अपने भाइयों के साथ चल पाएंगे, उन्हें ये मौका वहां पर मिलेगा. नेक्स्ट आता है, दे विल लीड अ हेट्रेड फ्री एंड काम लाइफ. वे किसी भी तरह की घृणा से मुक्त और शांत जीवन को लीड करेंगे, शांत जीवन का नेतृत्व करेंगे. गिविंग अ हॉल्ट टू देयर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, और जो भी वो विनाशकारी गतिविधियां, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज का मतलब क्या है? जो भी विनाशकारी गतिविधियां वो कर रहे हैं अपने जीवन में, उन गतिविधियों को कुछ समय के लिए रोक देंगे, हॉल्ट पे डाल देंगे कि भैया गतिविधियों अब तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ. द पोएट क्लियरिफाइज दैट हिज विश शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ केस फॉर टोटल इनएक्टिविटी. यहाँ पर कवि जो है वो स्पष्टीकरण देता है कि उसकी जो इच्छा है, क्या इच्छा है? शांत रहने की इच्छा जो है, उसे कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए, उसे नहीं माना जाना चाहिए. क्या नहीं मानना है? टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता नहीं मानना है उसे. क्या नहीं मानना है? पूर्ण निष्क्रियता उसे नहीं मानना है. ही ओनली वॉन्ट्स टू इंटरप्ट द सैडनेस. वह केवल और केवल वह जो सैडनेस है, वह जो उदासी है, उसे इंटरप्ट करना चाहता है, उसमें दखलंदाजी करना चाहता है. सैड, क्रूअल, क्रूएलिटी को, बेलफुल एक्टिविटीज, जो कि पूरे संसार में कुछ मूवमेंट्स के लिए होती है, एंड मेक द पीपल इंट्रोस्पेक्ट देयर एक्शन, और लोगों को इनेबल करती है कि वे लोग अपनी जो भी एक्शंस है, अपने जो भी कार्य हैं, उनको इंट्रोस्पेक्ट यानी कि उनका आत्मनिरीक्षण कर सकें. तो ये जितनी भी दुख पहुंचाने वाली, जितनी भी क्रूरता वाली एक्टिविटीज हैं संसार की, उनसे इंसान कुछ क्षणों के लिए अलग हो जाता है, उन सारी एक्टिविटीज को, गतिविधियों को छोड़ देता है, शांत बैठता है, जिससे उसे आत्मनिरीक्षण करने का मौका मिलता है. आत्मनिरीक्षण अपने विचारों का, आत्मनिरीक्षण अपने व्यवहार का, आत्मनिरीक्षण अपने कार्यों का, अलग अलग तरह के आत्मनिरीक्षण हो सकते हैं, उनका मौका उसे मिलता है. इन फैक्ट, वास्तविकता में, व्हाट ही सेज इज कनेक्टेड विद लाइफ. जो कुछ भी कवि यहां पर कहता है, दर्शाता है, वह सब जीवन से जुड़ा हुआ है. नॉट विद डेथ, बल्कि मृत्यु से नहीं जुड़ा हुआ. मृत्यु को उसने किससे कंपेयर किया था? तो जो भी ऊपर आया ना, टोटल इनएक्टिविटी, इससे कंपेयर कर रहा है. टोटल इनएक्टिविटी का मतलब क्या है? डेथ है. एक्टिविटी इज वेरी एसेंस ऑफ लाइफ. हमारे जीवन का मूलभूत जो एसेंस है, जो सार है, वो एक्टिविटी ही है, मतलब क्रियाशील होना ही है. इनएक्टिविटी इज डेथ, निष्क्रियता मृत्यु है. बट फॉर अ फ्रेश, बेटर एंड यूजफुल एक्टिविटी अ लिटिल स्टिलनेस इज एसेंशियल. लेकिन एक शुद्ध, नई और बेहतर और उपयोगी जो एक्टिविटी है, जो कार्य है, उसके लिए थोड़ी सी स्टिलनेस, थोड़ी सी शांति जो है वह आवश्यक हो जाती है. द पोएट यूजेस द इमेज ऑफ द अर्थ. यहां पर वह अर्थ का हमें एग्जाम्पल देता है टू शो हाउ लाइफ एग्जिस्ट इन सीमिंगली डोरमेंट थिंग्स. यानी कि वह अर्थ जो है हमें दिखाती है कि भाई जीवन का अस्तित्व है. एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है? किसी भी चीज का अस्तित्व होना. तो वह कहते हैं जीवन का अस्तित्व है
जो देखने में बिल्कुल निर्जीव सी लगती है, सीमिंगली का मतलब प्रतीत होती है देखने पर जैसे कि बिल्कुल निर्जीव हो, बल्कि वह निर्जीव नहीं सजीव होती है। इन विंटर, सर्दियों के समय में द अर्थ बिकम्स सो स्टिल, अर्थ जो है बहुत ज्यादा स्थिर हो जाती है, एंड साइलेंट, और बहुत ही शांत होती है, दैट इट सीम्स टू बी डेड, और ऐसा प्रतीत होता है देख करके जैसे वो मृत हो। बट लेटर इन स्प्रिंग, लेकिन बाद में जब वसंत का समय आता है, इट सीम्स टू बी लाइवली अगेन, तो पृथ्वी ऐसी प्रतीत होती है जैसे वापस सजीव हो गई हो। इट हैज न्यू ब्यूटीज, इसमें नई सुंदरताएं दिखाई देती हैं, एंड कलर्स, और नए नए रंग दिखाई देते हैं, एडेड टू इट, जो इसमें जुड़ जाते हैं। सिमिलरली, बिल्कुल समान रूप से, आफ्टर अ लिटिल क्वाइटनेस एंड साइलेंस, थोड़ी सी शांति के बाद, थोड़े से स्थिरता के बाद, मैन कैन रिज्यूम हिज एक्टिविटीज इन अ फ्रेश एंड बेटर मैनर, कोई भी मनुष्य जो है, कोई भी इंसान जो है पुनः प्रारंभ कर सकता है, रिज्यूम कर सकता है अपनी एक्टिविटीज को, अपने कार्यों को एक फ्रेश तरीके से, नए तरीके से, और बेटर मैनर में, और बेहतर तरीके से। ठीक है गाइस, तो ये हमारी समरी है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेटिव है, थोड़ी सी बड़ी है कंपेरेटिवली। आप चाहें तो इसमें से जो भी एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है उसे हटा करके इसे थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं और अपने लिए और ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, अगला हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखने वाले हैं। तो जिन जिन बोर्ड्स में आता है उनके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट हमारा यहाँ पर हम फर्स्ट स्टैंजा देखने वाले हैं। फर्स्ट स्टैंजा में हमारी रेफरेंस जो है, रेफरेंस का मतलब होता है कि भैया ये कविता किसने लिखी है, कहाँ से ली गई है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर करके पूछते रहते हैं, सर रेफरेंस क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। मैं हर पोएट्री पढ़ाते टाइम इसको एक्सप्लेन करता हूँ, रेफरेंस में क्या लिखना है, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है। तो भैया ये हमारा रेफरेंस का मतलब है कि कविता कहाँ से ली गई है, या जो पंक्तियां हैं वो किस कविता में से ली गई है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट, ये पंक्तियां जो है ये कीपिंग क्वाइट नाम की कविता से ली गई है, कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुदा, जिसकी रचना की है किसने, पैब्लो नेरुदा ने इसकी रचना की है। ठीक है ना। तो अपन हिंदी में एक शब्द बोल देते हैं कंपोज्ड के लिए, रचित। क्या शब्द बोलते हैं जैसे अपन बोलते हैं ना महर्षि वेद व्यास रचित, जैसे हम बोलते हैं तुलसीदास कृत या रचित, तो वो कंपोज्ड में आ जाता है बाय पैब्लो नेरुदा के द्वारा। कॉन्टेक्स्ट में आप देखने को मिलता है, द पोएट हियर आस्क्स पीपल टू स्टॉप स्पीकिंग एंड मूविंग फॉर अ व्हाइल। तो कवि जो है यहाँ पर लोगों से कहते हैं कि भैया वो कुछ देर के लिए बोलना बंद कर दें, बोले नहीं, अपने हाथ पैर इत्यादि हिलाना डुलाना भी बंद कर दें कुछ क्षण के लिए। फॉर, क्योंकि है ही बिलीव साइलेंस टू बी गोल्डन एंड प्रोवाइड्स काम, क्योंकि उनका ये विश्वास है कि कुछ देर की जो शांति होगी ये बहुत ही स्वर्णिम होगी और उन्हें शांति पहुंचाएगी। गोल्डन का मतलब कैसी होगी शांति, स्वर्णिम, और काम का मतलब शांत। प्रोवाइड्स काम यानी कि शांति। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि भैया इन पंक्तियों में क्या बताया गया है उसका सारांश, बहुत छोटे में। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि 4 लाइन है तो 4 लाइनों की समरी जो है वो हम कॉन्टेक्स्ट में लिख देते हैं। अगला आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हम उन 4 पंक्तियों की उदाहरणों के साथ उन्हें समझाते हुए, उनका एक्सप्लेनेशन देते हुए हम उनकी व्याख्या करते हैं। द पोएट आस्क द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू काउंट 12 एंड कीप एब्सोल्यूट साइलेंस विदाउट स्पीकिंग और मूविंग। कवि जो है यहाँ पर इस दुनिया के जितने लोग हैं उनसे 12 तक गिनने के लिए कहते हैं, और एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरह से शांत होने के लिए कहते हैं, बिना कुछ बोले और बिना हिले डुले। ही इज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज that speaking pointlessly and unnecessary activities are the cause of main ills that the human race suffers from। तो यहाँ पर वह कोशिश करते हैं ये दर्शाने की या कन्वे करने की इस मैसेज को कि बिना कुछ सोचे समझे, पॉइंटलेसली का मतलब बिना किसी बिंदु के, बिना किसी मुख्य बात के कुछ भी फालतू बकवास करते रहना, बोलते रहना, और अननेसेसरी यानी व्यर्थ की जो एक्टिविटीज है, जो कार्य हैं, वो अधिकांश, इल्स का मतलब होता है बुराइयां, वो अधिकांश जो बुराइयां हैं या बुराइयों
का कारण बनती है, दैट द ह्यूमन रेस सफर्स फ्रॉम, जिससे मानव प्रजाति या मानव जाति जो है वह सफर करती है, पीड़ित होती है, परेशान होती है। नेक्स्ट गाइज हमारा सेकंड स्टैंजा है। सेकंड स्टैंजा में हमारा रेफरेंस बिल्कुल सेम रहेगा। ये कविता की जो लाइन है ये हमारी कीपिंग क्वाइट नाम की कविता से ली गई है और इसके लेखक जो है वो पेब्लो नेरुदा हैं। आप इसमें कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि आपको यहां मिल रहा है एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट ऑफ कीपिंग क्वाइट। यहां पर शांत रहने के क्या फायदे हैं उनके बारे में बताया गया है। पोएट जो है हियर ट्राइज टू कन्विंस द पीपल ऑफ द ब्लिस ऑफ साइलेंस। यहां पर कवि जो है कोशिश करता है, प्रयास करता है कि वो कन्विंस करे, मनाए लोगों को कि भैया किस तरह का आनंद जो है, किस तरह का ब्लिस जो है वो शांति में हमें देखने को मिलता है, या किस तरह का आनंद हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं अगर हम शांत रहें तो। द पोएट आर्ग्यूज, कवि जो है यहाँ पर आर्ग्यू करता है। आर्ग्यू करने का क्या मतलब है, यहाँ पर अपना तर्क देता है। आर्ग्यू करने का मतलब लोग बाग ये समझते हैं कि बहस करना, नहीं। आर्ग्यू का मतलब हर जगह बहस करना नहीं होता, तर्क देना भी होता है। तो कवि यहाँ पर तर्क देता है, अपनी तरफ से अपना पक्ष रखता है, दैट द मूवमेंट ऑफ एब्सोल्यूट क्वाइटनेस विल बी फैसिनेटिंग। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जो क्षण है असाधारण शांति का, विल बी फैसिनेटिंग, वो बहुत ही ज्यादा आकर्षक होगा। इट विल बी अनयूजुअली डिवाइन, ये असाधारण रूप से दिव्य होगा। डिवाइन मतलब अनर्दी, कोई भी ऐसी चीज जो अपने को ऐसा लगता है कि अपने आसपास अपन ने जैसा देखा, यार आज तक ऐसा तो कभी देखा नहीं, तो कोई दिव्य, कोई अलग सी बात है, उसको डिवाइन कहा जाता है। वेयर द वर्ड वुड बी नो नॉइज ऑफ मशीन्स, जहां पर किसी प्रकार की कोई शोर नहीं होगा मशीनों का, नो मूवमेंट्स ऑफ क्राउड्स, ना ही भीड़ का कहीं आना जाना होगा। देन विल बी एक्सपीरियंस अ स्ट्रेंज काम एंड क्वाइट मूवमेंट, तभी हम लोग जाकर के अनुभव करेंगे एक अलग या विचित्र या अलग से काम और क्वाइट मूवमेंट का, यानी कि काम का मतलब भी शांत, क्वाइट का मतलब भी शांत। ऐसे क्षण का हम लोग ध्यान करेंगे या ऐसे क्षण को हम लोग महसूस करेंगे। अगला रेफरेंस क्या कहता है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम पेब्लो नेरुदास पोएम कीपिंग क्वाइट। आप ऐसे भी लिख सकते हो या जैसे अब तक फॉर्मेट आया वैसे भी लिख सकते हो। कॉन्टेक्स्ट इस स्ट्रेंजा में क्या बताया गया है, द पोएट कन्वेज द आइडिया दैट मीनिंगफुल इनएक्टिविटी वुड हेल्प सेव बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन ग्रीड एंड ह्यूमंस फ्रॉम देयर ओन फॉलीज। पोएट यहां पर कन्वे करता है आइडिया, यानी कि दर्शाता है अपने एक विचार को कि मीनिंगफुल इनएक्टिविटी, यानी जब आप सार्थक निष्क्रियता, हिंदी में क्या बोलेंगे, मीनिंगफुल का मतलब होता है सार्थक, इनएक्टिविटी का मतलब निष्क्रिय होना, लेकिन सार्थक रूप से। वुड हेल्प सेव बोथ, इससे हम दोनों को ही बचा सकते हैं, एनिमल्स को इंसानों से, यानी कि जो भी जानवर है उनको इंसानों से बचाया जा सकता है। यानी कि यहां पर शिकार करना, जानवरों को मारना, कवि जो है इसे क्या कह रहा है कि ये एक मीनिंगफुल इनएक्टिविटी है, यानी ये करने से अगर आप रुक जाते हो, जानवरों को नुकसान पहुंचाने से, चोट पहुंचाने से आप रुक जाते हो, रुकने के बाद आप बोलोगे मैं तो निष्क्रिय हो गया, तो ये सार्थक निष्क्रियता है, ये अच्छी निष्क्रियता है। क्योंकि जो काम आपको नहीं करना चाहिए वो काम आप नहीं कर रहे हो, तो अच्छा है कि आप निष्क्रिय हो, जिससे एनिमल्स को बचाया जा सकता है इंसानों की लालच से, एंड ह्यूमंस फ्रॉम देयर ओन फॉलीज, और इंसानों को भी बचाया जा सकता है उनकी फॉलीज से। फॉलीज का मतलब होता है विचारहीन निर्णय। बिना सोचे विचारे, बिना अच्छा बुरा जाने, बिना सही गलत जाने जो इंसान निर्णय लेता है उनसे बचाया जा सकता है। The poet says that these movements of inactivity would stop fishermen from killing whales. कवि यहाँ कहता है ये मूवमेंट जो है, ये क्षण जो है निष्क्रियता के, उससे जो मछुआरा है वह वेल्स को मारने से रुक जाएगा। That are peaceful and harmless animals. वेल्स जो कि शांति प्रिय और हार्मलेस, किसी भी तरीके से किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाले जानवरों में से एक है। इट वुड ऑल्सो मेक द सॉल्ट वर्कर पॉज,
so that he can realize the harm he has done to his hand। इससे जो नमक में काम करने वाला वर्कर है वो भी रुक जाएगा, जिससे वो महसूस कर सके, समझ सके उस नुकसान को जो उसने काम करने के दौरान अपने हाथों को पहुंचाया है। टेक केयर ऑफ देम, और वह अपने हाथों का ध्यान रख सकता है। रेफरेंस नेक्स्ट स्टेंजा हमारा यहाँ आता है। ये लाइंस जो है पेब्लो नरूदा की पोएम जो है कीपिंग क्वाइट से ली गई है। हियर आर द पोएट वांट्स दोज हु हार्म नेचर एंड वेज वॉर्स अगेंस्ट देयर ओन पीपल टू टेस्ट विक्ट्री एंड पावर। यहाँ कवि जो है वह वॉर्न करता है, चेतावनी देता है उन लोगों को जो कि हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं नेचर को, एंड वेज वॉर्स, और युद्ध शुरू कर रहे हैं अपने ही लोगों के विरुद्ध। टू टेस्ट, ताकि वो स्वाद चख सकें, किसका? विक्ट्री एंड पावर का, यानी कि विजय का स्वाद चख सकें और शक्ति का स्वाद चख सकें, उसके लिए अपने ही लोगों को मार रहे हैं। ऐसे लोगों को पोएट जो है वॉर्न करता है, चेतावनी देता है। पोएट जो है यहाँ पर हियर द पोएट गिव्स अ पीस ऑफ एडवाइस टू दोज वॉर मॉन्गर्स, जो युद्ध के लिए उत्सुक रहते हैं उन लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी सलाह देता है हमारा कवि। हु वेज वॉर अगेंस्ट द एनवायरमेंट, जो युद्ध में लगे रहते हैं एनवायरमेंट के अगेंस्ट, यानी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। एंड टू दोज, और उन लोगों को हु फाइट वॉर्स अगेंस्ट who fight wars against their fellow humans, और वो लोग जो युद्ध लड़ते हैं अपने ही साथी, सारे साथी तो हैं मनुष्य एक दूसरे के, अपने ही साथी मनुष्यों के विरुद्ध जो युद्ध लड़ते हैं। यूजिंग फायर आर्म्स, हथियारों का इस्तेमाल करते हुए। पॉइजनस गैसेस, बहुत ही ज्यादा जहरीली गैसें। पॉइजन का मतलब क्या होता है? जहर, तो इसका मतलब क्या हुआ? जहरीली। तो जहरीली जो गैस है उससे। दो दे मे बी विक्टीरियस, इससे हो सकता है कि वो विजेता हो जाएं। विक्टीरियस का मतलब हो सकता है वे जीत जाएं। बट सच विक्ट्री इज मीनिंगलेस, लेकिन ऐसी जीत बिल्कुल ही मीनिंगलेस है, हिंदी में कहते हैं बिल्कुल ही निरर्थक है। बिकॉज बोथ द विक्ट्री एंड वैनक्विश्ड सफर ग्रेट डिजास्टर, क्योंकि दोनों ही, चाहे विक्टर हो यानी जीतने वाला हो या जिसे मिटा दिया गया है, वे दोनों ही, यानी कि युद्ध जीतने वाला और हारने वाला, दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा डिजास्टर से या आपदा को महसूस करते हैं, आपदा से पीड़ित होते हैं। क्या कहा गया पोएट्री में? बहुत अच्छी बात कही गई। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री तो हो गई, जीत तो हो गई, लेकिन कौन जीता? कोई नहीं जीता, केवल हथियार बेचने वाला जीता और कोई नहीं जीता। जो हथियार बेचता है वो जीतता है, क्योंकि भैया दो देश आपस में लड़ रहे हैं, एक तीसरा देश बीच में है, उसको लग रहा है यार मेरे को हथियार बेचने हैं इन दोनों को, कैसे इन दोनों के बीच में झगड़ा लगाऊं कि मेरे हथियार बिके। ऐसा सोच करके वो दोनों को हथियार बेच रहा है, ले तू उसको मार, ले तू उसको मार। दोनों देश एक दूसरे को मार रहे हैं, दोनों देश एक दूसरे के पीछे देख रहे हैं जीतने और हारने के बाद। मेरे पीछे 30 बचे, तेरे पीछे 50 बचे, ठीक है तू जीत गया। आए कितने थे? 5-5 हजार आए थे, बाकी का क्या हुआ? तो बाकी के तो मर गए। तो ऐसी जीत जो है, उस जीत का क्या फायदा? विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स जो कहा गया है ना, बहुत अच्छी बात कही गई। अल्टीमेटली नन सर्वाइवर्स, कोई भी जीवित नहीं रहता। एज वन वॉर बिगेट्स अनदर, क्योंकि एक के बाद दूसरी युद्ध जो है, जंग जो है वो चलती ही रहती है। द पोएट दस सजेस्ट दैट इंस्टेड ऑफ वेजिंग वॉर्स, पोएट यहाँ पर सजेस्ट करता है, राय या सलाह देता है कि युद्ध शुरू करने के बजाय पीपल शुड वियर क्लियर क्लोथ्स, लोगों को साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। मीट देयर ब्रदर्स, ब्रदर्स कौन है? पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी, सारे जितने भी मानव है वो सारे भाई हैं, वसुधैव कुटुंबकम। मीट देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों से मिलना चाहिए। अंडर द कामिंग एंड पीसफुल शेडी ट्रीज, यानी कि शांति प्रिय, और ये कामिंग का मतलब भी शांत करने वाला, पीसफुल का मतलब भी शांति प्रिय या शांति का वातावरण। शेडी ट्रीज, छायादार वृक्षों के नीचे आराम से रहना चाहिए। सेलिब्रेटिंग द वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी, हम सभी एक हैं, इसको कहते हैं वननेस। तो ह्यूमैनिटी में, मानवता में हम सभी एक हैं, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, इसका आनंद या उत्सव मनाना चाहिए।
एंड नेचर, और प्रकृति का उत्सव मनाना चाहिए। अगला हमारे यहाँ आता है, ये लाइन जो है पैब्लो नेरुदा की पोएट्री कीपिंग क्वाइट से ली गई है, ठीक है। इन पंक्तियों में क्या बताया गया है, पोएट जो है क्लेरिफाई करता है हिज इम्प्लीकेशन ऑफ साइलेंस, उसका जो भी साइलेंस का महत्व है उसे बताता है, एंड इनएक्टिविटी वेरी क्लियरली, यानी कि साइलेंस का क्या अर्थ है और इनएक्टिविटी का क्या अर्थ है, इन दोनों में क्या भेद है, क्या अंतर है, उसे यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्लियर करता है। एक्सप्लेनेशन में कभी हमें यहाँ बताता है द पोएट हियर क्लियरिफाइज दैट व्हेन ही टॉक्स अबाउट साइलेंस, तो यहाँ पर वह स्पष्ट करता है, हमें क्लियर करता है कि जब वह साइलेंस की बात करता है एंड एब्सेंस ऑफ अननेसेसरी मूवमेंट, और अननेसेसरी यानी अनावश्यक कार्यों को नहीं करने की बात करता है, इट शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज टोटल इनएक्टिविटी, इसे मिसअंडरस्टूड नहीं करना चाहिए टोटल इनएक्टिविटी यानी कि पूर्ण निष्क्रियता के तौर पर। ही सेज दैट डूइंग नथिंग, वह कहता है कि कुछ नहीं करना डज नॉट मीन कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम ऑल डीड्स एंड थॉट्स, कुछ भी ना करने का मतलब ये नहीं है कि आपने कंप्लीटली पूरे तरह से छोड़ दिया है सभी प्रकार के कार्यों को, ऑल डीड्स एंड थॉट्स, और सभी विचारों को। द पोएट सेज दैट टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ, यहाँ पर कवि हमें बताता है पूर्ण निष्क्रियता का मतलब मृत्यु है। ऐसा कोई आदमी दिन भर बिस्तरों में पड़ा रहता है तो वो मुर्दे समान ही है ना, वो जीते जी मरा हुआ ही है वो, है ना। ऐसे लोगों को हम आपस में एक दूसरे को यारों दोस्तों में कह लेते हैं, और भाई जिंदा लाश, क्या हालचाल तेरे तो ऐसे लोग जिंदा लाश हैं, जिंदा तो हैं लेकिन फिर भी लाश हैं, लाश के ज़माने मृत प्राय हैं। तो ही पोएट जो है डज नॉट वांट एनी एसोसिएशन विद डेथ, पोएट जो है, कवि जो है, वो किसी भी तरह का एसोसिएशन यानी साथ जुड़ाव नहीं चाहता मृत्यु के साथ। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्शन, जीवन जो है वो कार्य के बारे में है, क्रियाओं के बारे में है। वन मस्ट बी एक्टिव एंड डायनेमिक, कोई भी व्यक्ति जो है उसे क्रियाशील होना चाहिए और डायनेमिक होना चाहिए, अपने कार्य में शानदार होना चाहिए, लाजवाब होना चाहिए। हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं हम खेलते तो हैं लेकिन हम खेलते नहीं हैं, हम सोते तो हैं लेकिन हम सोते नहीं, है ना। तो कुछ जो भी करना है पूरा मन लगा के करना है, और नहीं है तो नहीं करना है। नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं है तो नहीं करना है, वरना बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पढ़ने का मन नहीं है, नहीं पढ़ेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। कोई भी काम करो पूर्ण मन से करो, ऐसा लगना चाहिए किसी ने कुछ काम किया, है ना। रेफरेंस अगला हमारा लास्ट है ये स्टेंजा, ये लाइन जो है ये पैब्लो नेरुदा की जो पोएम है कीपिंग क्वाइट उससे ली गई है। पोइट हियर टेल्स अस अबाउट मैन्स केयरलेस एफर्ट्स, पोएट हमें यहाँ बताता है, सॉरी, द पोएट हियर टेल्स about man's ceaseless efforts and complete involvement in merely pulling on with their lives। तो कवि यहाँ पर हमें बताता है ceaseless, बिना रुके, बिना सोचे, बिना समझे निरंतर काम किए जा रहा है, प्रयास किए जा रहा है, एंड कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, और पूर्ण तरह से लिप्तता, पूरी तरह से घुसा हुआ है केवल और केवल अपने जीवन को आगे बढ़ाने में। He does not pause once and tries to understand the greater meaning of life। वह तैयार नहीं है, वह नहीं चाहता कि एक क्षण के लिए भी रुके और अपने जीवन का जो महान उसके जीवन का उद्देश्य है उस उद्देश्य को समझे कि भैया इंसान का जन्म केवल पैदा हो गए, पढ़ लिए, नौकरी कर ली, अब सुबह से शाम तक नौकरी कर रहे हैं, घर आके सो गए, अगले दिन फिर नौकरी पे चले गए, फिर आके सो गए, फिर नौकरी पे चले गए, फिर आके सो गए, फिर नौकरी पे चले गए, संडे को घर का काम कर लिया, और ऐसे करके 60 70 80 साल के हो गए, लास्ट में मर गए। तो इंसान का जीवन इसके लिए नहीं है। एक क्षण के लिए रुकोगे, सोचोगे, समझोगे तो आपको अपने जीवन के उन उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा जिनके बारे में आप सोच विचार नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, पोएट जो है यहाँ पर हमें कहते हैं कि भैया एक क्षण के लिए रुक जाओ। पोएट टेल्स अस टू स्टॉप फॉर अ वाइल, एक क्षण के लिए रुक जाओ। थिंकिंग एंड डूइंग मैकेनिकली ओनली व्हाट इज नीडेड फॉर एवरीडेज एग्जिस्टेंस, केवल और केवल यही करते रहना, यंत्रवत तरीके से केवल वो चीजें करते रहना जो आवश्यक है प्रतिदिन अपने आप को जीवित रखने के लिए। ही आस्क्स अस टू पॉज एंड इंट्रोस्पेक्ट, वो हमें कहता है कुछ क्षण के लिए रुको, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म मंथन करो। दिस मोमेंट विल हेल्प अस डिस्पेल द सैडनेस, और ये जो क्षण होगा इससे क्षण मात्र में आपका जो दुख है वो मिट जाएगा, दुख जो है वो समाप्त हो जाएगा। विच कम्स
फ्रॉम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड आर ग्रेटर पर्पज इज लाइफ। क्योंकि ये दुख किससे आता है कि हम लोग समर्थ नहीं है, हम लोग केपेबल नहीं है, योग्य नहीं है कि हम समझ सके अपने जीवन का उससे बड़ा ग्रेटर पर्पस क्या है। इन दिस डेस्पेयर, इस निराशा में, वी लिव इन परपेचुअल फियर ऑफ डेथ, हम लगातार मृत्यु के डर में अपना जीवन जीते रहते हैं। इससे हमें बचना चाहिए। अगला हमारा रेफरेंस मिलता है, ये लाइन जो है कीपिंग क्वाइट से ली गई है, इसके रचयिता पैब्लो नेरुदा हैं। द पोएट स्ट्रेस अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग क्वाइट एंड इनएक्टिव फॉर अ मोमेंट। क्या महत्व है कुछ क्षणों के लिए, एक क्षण के लिए शांत और निष्क्रिय रहने में। एज डज द अर्थ, जैसा कि पृथ्वी करती है। ऑटम फॉर इट्स रिजुवनेशन, अर्थ में जैसा हम देखने को मिलता है कि पुनर्शक्ति को प्राप्त करने के लिए अर्थ जो है ऑटम के समय में, पतझड़ के समय में निष्क्रिय दिखाई देता है, पर निष्क्रिय होता नहीं है। द पोएट सेज दैट वी कैन लर्न अ वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम द अर्थ। कवि यहाँ कहता है कि हम लोग बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही बहुमूल्य, महत्वपूर्ण लेसन जो है वो अर्थ से सीख सकते हैं। विच अपीयर्स लाइफलेस एंड इनएक्टिव, जो कि पहले देखने में निर्जीव लगती है और निष्क्रिय लगती है इन ऑटम, पतझड़ के समय में। नाम से ही क्लियर है, जब पत्ते झड़ रहे होते हैं, सर्दियों का समय। रिजुवनेट्स इटसेल्फ, और इस तरीके से पुनः अपनी ऊर्जा को, शक्ति को प्राप्त करती है। एंड बिकम्स फुल ऑफ लाइफ इन स्प्रिंग, और जब स्प्रिंग का यानी कि वसंत का समय आता है तो पूरी की पूरी जीवन से भरी हुई, सजीव प्रतीत होती है। वी टू कैन पॉज, हम भी रुक सकते हैं। बी क्वाइट, शांत रह सकते हैं। स्टिल फॉर अ वाइल, स्थिर शांत रह सकते हैं कुछ क्षण के लिए। टू इंट्रोस्पेक्ट, आत्मनिरीक्षण करने के लिए। एंड प्रिपेयर फॉर अ न्यू एंडेवर विथ रिन्यू एनर्जी, और अपने आप को तैयार कर सकते हैं एक नए एंडेवर के साथ में, और रिन्यू करने के लिए, पुनः नई करने के लिए, रिजुवनेट करने के लिए अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को, अपने जीवन की शक्ति को। ठीक है गाइस, तो ये हमारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट था। अब हम बात करेंगे गाइस हमारे लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। लिटरेरी डिवाइस क्या होता है सर? लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं सर? सर लिटरेरी डिवाइस क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं सर? अंग्रेजी के अलंकार। इतनी बार बता दिया फिर भी बार बार पूछते हैं, इसलिए आज लिख ही देता हूं। अंग्रेजी के अलंकारों को लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है, जैसे हिंदी में होते हैं ना रूपक, यमक, उपमा, है अतिशयोक्ति, तो ये सारे दीपक, प्रदर्शना, ये सारे के सारे हिंदी और संस्कृत, मतलब मैं तो संस्कृत के पता है मुझे, हिंदी के इतने नहीं पता। तो ऐसे ही जैसे अंग्रेजी में भी अलंकार होते हैं, संस्कृत में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं। कोई भी भाषा जिसमें पद्य साहित्य देखने को मिलता है या गद्य साहित्य देखने को मिलता है, उसमें अलंकारों का प्रयोग निश्चित तौर पर किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, अंग्रेजी में भी हमें किसी पोएट्री को, किसी कविता को अच्छा बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में हमें देखने को मिलता है एजोनेंस। एजोनेंस कब होता है? जब किसी एक ध्वनि का बार बार प्रयोग होता है। तो यहां पर हम देखते हैं ओ का प्रयोग बार बार हुआ है। नाउ, काउंट, टू, नॉट, मूव, आर, सो। ओ जो साउंड है उसका कई बार यहां पर रिपीटेशन किया गया है, इसलिए यहां एजोनेंस होगा। और ये जो ध्वनि है ये कौन सी है? तो इसे हम कहते हैं ये वाउल साउंड है। कौन सा साउंड है? वाउल साउंड है। तो वाउल साउंड का जब रिपीटेशन हो, एजोनेंस। अगला है एनाफोरा। जब किसी लाइन की शुरुआत में किसी शब्द को बार बार लाया जाए, जैसे कि लेट नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज में लेट आया, उसके बाद में लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, वापस लेट आया। तो लेट्स और लेट्स 2 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां पर हम कहेंगे यहाँ एनाफोरा हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है एलिट्रेशन। ये रिपीटेशन होता है एक लेटर का, जो कि क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स के स्टार्टिंग में देखने को मिलता है, यानी बिल्कुल पास पास में अगर कोई भी शब्द होते हैं, जैसे कि वी और विल, तो वी विल में W यहां पर भी आया और W यहां पर भी आया, तो यहां पर W लेटर, W का जो लेटर है उसका रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यहां एलिट्रेशन होगा। अगला हमें यहां मिलता है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म कब होता है? जब भी हम किसी शब्द को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, प्रतीकात्मक रूप से किसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर सिंबोलिज्म
हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर काउंट टू 12 का मतलब है कि भैया आपकी क्लॉक जो है वो 1 से 12 का टाइम बताती है, आपके मंथ जो होते हैं वो 12 होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 12 है, काउंट टू 12 जो है ये ऑल द टाइम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ऑल द टाइम। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम कहते हैं कि समय के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो सिंबोलिज्म है। मैं कह रहा हूं मैं 1 से 12 तक गिनूंगा, तो अब अपन क्या करते हैं, डेली सुबह सुबह योगा करने बैठ जाएंगे, ध्यान समाधि में बैठ जाएंगे, 12 तक गिनेंगे, हो गई समाधि, हो गया ध्यान। ऐसा नहीं ये अर्थ नहीं है यहाँ पे अर्थ क्या है? पूरे समय हमें इनएक्टिव किससे रहना है? अर्थहीन क्रियाओं से इनएक्टिव रहना है। हमें शांत क्यों रहना है? कोई भी ऐसी बात बोले हम जो गलत बात हो उससे शांत रहना है। तो क्या 1 से 12 तक गिनने में अगर हम रहेंगे शांत या कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो दुनिया अच्छी हो जाएगी क्या? नहीं होगी। नेचुरल सी बात है, पूरा समय देना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पर बताई गई है। फिर है मेटोनिमी। वर्ड लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड बाय द पोएट टू शो डिफरेंट रेसेस, यानी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो अलग अलग प्रजातियों को दर्शाते हों, अलग अलग तरह के लोगों को दर्शाने का प्रयास करते हों। सेकंड स्ट्रेंजा में हमें यहां देखने को मिलता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन अभी मैं बता चुका हूं कि जहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा, जहां पर भी रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है, जैसे सडन स्ट्रेंजनेस में एस एस, फिर आ जाएगा हर्ट, हिज हर्ट हैंड्स, एच एच एच। ठीक है, तो इस तरीके से जब होता है, और यहां पे भी वी वुड, यहां पर भी एलिट्रेशन हुआ है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है सिंबलिज्म। तो सिंबलिज्म जो है यहां पर फिशरमैन को एक सिंबल की तरह इस्तेमाल किया गया है, जो कि अप्रेसर है, अप्रेसर यानी अत्याचार करने वाला है, और वेल्स को सिंबल की तरह इस्तेमाल किया गया है जो कि अप्रेस्ड है। अप्रेस्ड और अप्रेसर का मतलब होता है, 10th क्लास में पढ़ के आए हो ना नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर, उसमें यही तो था। अप्रेसर अत्याचार करने वाला, अप्रेस्ड जिस पर अत्याचार किया जा रहा है या जो अत्याचार को सह रहा है। पोएट हैज यूज्ड द मेन गैदरिंग सॉल्ट एज अ सिंबल। तो यहां पर नमक को इकट्ठा करना या एक आदमी के द्वारा नमक को इकट्ठा किया जाना भी सिंबल है ह्यूमैनिटी का, कि कैसे इंसान बिना सोचे समझे काम करने के कारण अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने से नहीं बच रहा, खुद को भी लॉस पहुंचाना पड़ रहा है तो पहुंचा रहा है। हजार्डियस इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जहां पर कम पढ़े लिखे लोग, मजदूर लोग जो है मजदूरी करते हैं, वहां पे क्या होता है, साहब प्लास्टिक जल रहा है, हम यहाँ प्लास्टिक जलाते हैं, तो प्लास्टिक का धुआं कहाँ जाएगा? सांस लेगा उसके अंदर ही जाएगा। अब उसको बोले, और उसको पैसा भी क्या मिल रहा है? बहुत कम पैसा मिल रहा है। तो बहुत कम पैसे के लिए भी वो अपने जीवन को ही दांव पे लगा रहा है, क्योंकि बिना सोचे समझे काम कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेंजा 3 एलिट्रेशन वापस कहां से आया थर्ड स्ट्रेंजा के अंदर? तो हमें मिल जाता है वॉर्स विथ में व, क्लीन क्लोथ्स में क वापस रिपीटेशन हुआ है। एजोनेंस फिर से हमें देखने को मिला ओ का, जो कि है विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। ठीक है, तो ओ जो है यहां पर लगातार प्रोमिनेंट साउंड वॉवल ओ का हमें देखने को मिल रहा है। रिपीटेशन कहां है? जैसे वॉर शब्द जो है बार बार रिपीट हुआ है, ग्रीन वॉर्स, हाँ आया ना, इसमें ग्रीन वॉर आया है, गैस वॉर्स आया है, ये सारे के सारे वर्ड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है आयरनी। जब भी हम कॉन्ट्रास्ट यानी कि विरोधाभास दर्शाते हैं दो में, जब भी हम विरोधाभास बताते हैं, और यहां पे तो खास करके शब्द और अर्थ में विरोधाभास है, ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, यहां पर हमें विरोधाभास देखने को मिलता है। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, शानदार, बहुत ही अच्छा विरोधाभास यहां पर देखने को मिलता है कि जीत गए लेकिन जीवित कोई नहीं रहा, है ना। अभी आएगा, अभी थोड़ा 2 4 5 10 दिन में आपका अगला चैप्टर आएगा द टाइगर किंग, उसके अंदर यही मिलेगा, लास्ट में ये होगा, किंग कॉन्ग्रेचुलेशंस, द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, द किंग इज डेड। तो ये आयरनी है कि ऑपरेशन सफल रहा, राजा मर गया, तो राजा मर गया तो काय का सफल रहा फिर ऑपरेशन, वो है। सिंबोलिज्म जहां प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, क्लीन क्लोथ्स को यहां पर बताया गया है सिंबल ऑफ पीस। शांति का प्रतीक क्या है? साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ घूमना शांति का प्रतीक है। एलिट्रेशन फिर से हमें यहां देखने को मिलेगा, जहां पर हम वी वर में व को देखेंगे, सो सिंगल में स को देखेंगे। फिर है
एंजबमेंट ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। स्टार्टिंग की लाइन में अगर हमें विदाउट अ ब्रेक, बिना रुके ही अगली लाइन शुरू हो जाती है तो उसको देखने को मिलता है। एंड फॉर वंस कुड परहैप्स a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and threatening ourselves with death। अब यहां पर क्या हुआ, पोएट्री लिखते समय तो लाइनें बदली, लेकिन सेंटेंस यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, एंजबमेंट का हमारा लिटरेरी डिवाइस देखने को मिलेगा कि लाइंस चेंज हो रही हैं बिना रुके ही, एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में पूरा का पूरा लंबी बात जब कहने का प्रयास किया जाता है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण अलंकार। मैं गलत हूं तो मुझे बताना, मानवीकरण होता है या मानवीयकरण होता है? प्लीज एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि मानवीकरण होता है या मानवीयकरण होता है ना। पर्सोनिफिकेशन, पोएट हैज पर्सोनिफाइड, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग है, कोई भी निर्जीव वस्तु है उसका सजीव की तरह व्याख्या करना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे द अर्थ कैन टीच अस, तो अर्थ तो जमीन है, एक तरह से निर्जीव है, वो धान उगा सकती है, पेड़ पौधे उगा सकती है, वैसे आप चाहे सजीव मान लो, हमें पढ़ा थोड़ी सकती है, हमें सिखा थोड़ी सकती है, लेकिन यहां पर ऐसे टीचर की तरह दिखाया गया है अर्थ को, इसलिए यहां पर्सोनिफाइड हुआ है। एक्सटेंडेड मेटाफर, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके कह देना, दो चीजों की तुलना ना करके उसको वैसा ही बता देना, और वैसा ही बताने में भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता देना। किसी इंसान को शेर जैसा कहना सिमिली, किसी इंसान को शेर कहना मेटाफर, किसी इंसान को खुले जंगल का शेर राजा कहना एक्सटेंडेड मेटाफर। मतलब बोले भाई कुछ ज्यादा ही चने के झाड़ पे चढ़ा दिए हो, वो वाली बात है। पोएट हैज यूज एक्सटेंडेड मेटाफर बाय सेइंग, ये कह करके पोएट यहां पर एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज करता है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स दैट टू बी अलाइव, हियर ही इज कंपेयरिंग द पीरियड ऑफ स्टिलनेस एंड विद द विंटर्स। तो यहां पर कवि बताता है कि पहले सभी कुछ मृत प्राय निर्जीव प्रतीत होता है, जो बाद में अचानक से सजीव साबित हो जाता है। यहां पर जो कवि है एक समय की तुलना कर रहा है, किसके साथ, सर्दियों के समय के साथ, कि नॉर्मल समय कैसा होता है, सर्दियों का समय कैसा होता है, वसंत का समय कैसा होता है, तो उससे वह तुलना करते हुए, एक्सटेंड करते हुए मेटाफर कर रहा है। ठीक है गाइस, तो आज का छोटा सा होमवर्क आपको दे रहा हूं। केवल 5 मेजर कीवर्ड्स लिखने हैं इस पोएट्री के 5 ऐसे मेजर कीवर्ड्स हैं कि जिनसे हम पूरी पोएट्री को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड्स अगर समझ में नहीं आए तो 5 मैसेजेस लिख देना इसके, कि ये जो कविता है हमें क्या 5 मैसेजेस देती है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।